ईरान की जानिब से जारहाना इक़दाम के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तफसीली रद्द-ए-अमल जारी किया है, जिसके मुताबिक ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और ईरान के दौरे पे गए हुए ईरान के सफ़ीर को कहा गया है कि आप वापस आने की जहमत ना करें। इस मौके के ऊपर यह नहीं पता कि अभी दफ्तर खारजा ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वापस बुलाया है या नहीं बुलाया, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा गैर मुल्की दौरे किए हों, और जिस भी दौरे पे ये जाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिससे पाकिस्तान की या तो सुबकी होती है या फिर जिस बात का ताल्लुक उस टॉपिक से बिल्कुल नहीं होता। इस मौके पे इस दफ़ा इन्होंने क्या कहा, कुछ अर्सा पहले अमेरिका में वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। अगर आप पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को समझना चाहते हैं तो इसको आपको इस नज़र से देखना पड़ेगा। और इस दफ़ा इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान जो ईसीओ है उसका इंडिया है, मतलब कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो इसमें वो चाइना की मिसाल भी दे सकते थे। पिछली दफ़ा हमें इसराइल के साथ मिला दिया, इस दफ़ा इंडिया के साथ मिला दिया। अच्छा, इस मौके के ऊपर उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे हुए। एक क्वेश्चन उनसे हुआ पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से। अब ये काकड़ साहब की आदत है, और पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि ये बड़ा पैटर्नाइजिंग किस्म का जवाब देते हैं, और जो कोई शख्स जवाब मांग रहा हो उसको जवाब देने के बजाय ये रिएक्शन देते हैं, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं। आज भी उधर एक खातून ने इनसे क्वेश्चन किया, पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आप किस तरीके से समझते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो इन्होंने आगे से स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दे दी। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में ख़वातीन को कितनी आज़ादी है, यहाँ पे तो वोट का राइट जो है वो गालिबन 70 की दिहाई में मिला था। मतलब भाई, आपको भी पता है, हमें भी पता है, और पूरी दुनिया को भी पता है कि आज स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के मसाइल आप किस तरह हल करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो किस तरीके से आप हल करेंगे। दूसरे ममालिक के साथ जोड़ना, उनकी मिसालें देना, क्या ये मुनासिब है? ना सिर्फ ये मिसाल दी, उन्होंने एक और मिसाल दे दी। वो फरमा रहे थे कि जब मिस्र में फ़िरौनों की हुकूमत थी तो उस दौर में सोसाइटी के अंदर ख़वातीन का किरदार बड़ा मुतहरिक था। अब आई डोंट नो वो किस तरीके से इस सारे अमल को पीछे फ़िरौन के दौरे हुकूमत में ले गए और मिस्र तक उन्होंने पहुंचा दिया। भाई, आपसे क्वेश्चन पाकिस्तान का हो रहा है, या तो आपकी कोशिश ये होती है कि अपना नॉलेज आप दुनिया तक पहुंचाएं, उसके तरीके और भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ बुनियादी चीज़ें थी। पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में ख़वातीन को इन मसाइल का सामना है। एज ए पाकिस्तान के केयर टेकर लीडर आप बताते कि हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। आपने स्विट्ज़रलैंड के मसाइल भी बता दिए, आपने फ़िरौनों की हुकूमत का भी जिक्र कर दिया, उनकी सोसाइटी का भी जिक्र कर दिया, जिसकी वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत थी। पर एनीवे, काकड़ साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने आए हुए हैं और फ्री एंड फेयर इंतखाबात इन्होंने करवाने हैं, और इंतखाबात के हवाले से इनकी तवज्जो इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में जहाँ पे भी इंतखाबात हों ये सबसे पहले मुबारकबाद भी वहाँ पे देते हैं। माजी करीब में हमने देखा हसीना वाजिद साहिबा को इन्होंने ट्विटर के ऊपर मुबारकबाद दी कि आप इंतखाब जीत गई हैं। वही इंतखाब जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि ये शैम इलेक्शंस थे, धांधली ज़दा इलेक्शंस थे, जबर के तहत होने वाले इलेक्शंस थे। लेकिन काकड़ साहब ने सबसे पहले हसीना वाजिद साहिबा को मुबारकबाद दी, और अब उन्होंने भूटान में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मुबारकबाद दी है ट्विटर के ऊपर कि आपकी जमात जो है पार्लिमानी इलेक्शंस में कामयाब हुई है, सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं, तो मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल करें। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शंस पे उनकी तवज्जो है, इवन भूटान के इलेक्शंस के ऊपर भी उनकी नज़र है। पर एनीवे, अब हम यही समझते हैं कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे और वो आके मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में भी बेहतरीन इलेक्शंस हों, जिस तरह भूटान में इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। जब वो वापस आएंगे तो यकीनन उनकी सारी तवज्जो इलेक्शंस की तरफ ही होगी। पर इनका जो माजी है, हालिया माजी, वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं गुजरा जिसने इतने ज़्यादा गैर मुल्की दौरे किए हों, और इस मौके के ऊपर भी जहाँ पाकिस्तान के अंदर एक तरह से सफारती, जिसे आप कह सकते हैं बहरान है, कशीदगी है ईरान के साथ, ये स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं और वहाँ पे दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि फ़िरौन के दौरे हुकूमत में क्या होता था। एनीवे, ये जो ईरान और पाकिस्तान वाला मामला है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारी कोशिश होगी कि इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करें। आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ एक और डेवलपमेंट भी हुई, एक JIT बनाई गई
और उस JIT का मैंडेट ये है कि जिन जिन लोगों ने जज साहिबान को सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया, उस फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से आया सुप्रीम कोर्ट से, उन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अब ये जो JIT बनी है ये बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन क्या इस JIT के तहत उन तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा, उन तमाम लोगों से तहकीकात होंगी जो जज साहिबान को टारगेट करते रहे हैं, जो मोजिज़ अदलिया को टारगेट करते रहे हैं? यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम किससे क्या गिला करें, क्या शिकायत करें? यहाँ पे तो हमारी कौमी क़यादत जो है वो जज साहिबान के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती रही है। मैं चाहता हूँ ज़रा आप ये क्लिप देखें। उमर अता बंदयाल साहब की सांस फरमा रही थी, गुफ्तगू ये हो रही है कि ये कमबख्त तो अब मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। जी, आपने मरियम बीबी की गुफ्तगू सुनी। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस के घर की ख्वातीन के हवाले से ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रही थी, उनको टारगेट कर रही थी। सिर्फ मरियम बीबी नहीं, PDM के जो सरबराह थे वो क्या मौक़िफ़ रखते थे, ज़रा वो भी सुन लें। उमर अता बंदयाल साहब, हम आपको जानते हैं, अगर आप हमारी तजलील करेंगे तो फिर तुम्हारे हथौड़े से हमारा हथौड़ा बहुत मजबूत साबित होगा। अगर सियासत करनी है, इस बिल्डिंग से बाहर आओ और इस मैदान में तुम भी खड़े हो जाओ, हम भी खड़े होते हैं, पता चल जाएगा इस बाजार में तुम्हारी कीमत क्या है। मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये फरमा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर वो कह रहे थे कि आप बाहर आएँ, हमारा जो हथौड़ा है वो आपसे ज़्यादा मजबूत है। क्या ये ज़ुबान एक चीफ जस्टिस साहब के हवाले से मुनासिब थी? उस वक्त क्यों नहीं JIT बनाई गई? अब अगर ये JIT बनी है तो क्या ये JIT इन मामलात को भी देखेगी? बात सिर्फ ये नहीं थी कि सड़कों और जलसों में ये सब कुछ कहा जा रहा था, पार्लियामान में किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही थी, ज़रा वो भी सुन लें। हमने बहुत हिसाब दिए हैं, जरा इन्होंने तो पूछो इन्होंने की तनख्वाही अड़े नाल बैठे देने। आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले, ये अपने पुरखों का हिसाब देना। क्या अदलिया है, ये तो बाजार लगा हुआ है, ये क्या हो रहा है? जी, आपने सुना, ये अदलिया से हिसाब लेने की बातें हो रही थी मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर। क्या ये ज़ुबान मुनासिब है? क्या अदलिया को इस तरह टारगेट करना मुनासिब है? अब इस मामले के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की, JIT बनी है, पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ भी सामने आया है, और हालिया दिनों में एक और चीज़ भी हमने देखी, जब पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया जाए, तो फिर देखा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान को सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया गया, सियासी जमातों की जानिब से टारगेट किया गया। क्या उस मामले की भी तहकीकात करेगी ये JIT?